हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की स्थापत्य कला को लेकर के। आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समानांतर जो आपकी क्षेत्रीय राज्य विकसित हो रहे थे, उनमें भी स्थापत्य कला विकसित हुई थी। उन्हीं इस क्षेत्रीय राज्यों के साम्राज्य में जो भी आपकी कलाएं विकसित हुई, उन सब की विशेषताओं को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम ये तुलना करने की कोशिश करेंगे कि यह दिल्ली और मुगल काल से कैसे भिन्न थी, किस प्रकार से ये कलाएं उनसे थोड़ी सी अलग थीं और किस प्रकार से ये उनसे मिलते जुलते थे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का 34वां लेक्चर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला को लेकर के। ठीक है ना? तो चलिए, इसमें बिना देर किए हम इस टॉपिक को आगे चर्चा करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो सारी चीज़ें इसमें मैं समेट के रखूंगा, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप अपना जो समय यहाँ पर दे रहे हैं उसकी बहुत कीमत है। मैं बार बार हर क्लास में लगभग कहता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, इस समय का सदुपयोग करिए और अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्जाम को क्रैक करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। और उसी श्रृंखला में हम आज का लेक्चर लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपका जो P2I बैच है वो आप लोगों का इवनिंग बैच लॉन्च हो रहा है। आपका 22 तारीख से केवल 2 दिन रह गए हैं। शाम को 6 बजे P2I बैच आपका लॉन्च हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये टारगेटेड 2024-25 के लिए है। जो लोग 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे, वो तो जुड़ेंगे। साथ के साथ जो 2025 में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, उस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एड ऑन फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 2 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि इस साल भी और अगले साल भी डबल आपकी तैयारी होगी। ठीक है ना? और इसके लिए दोस्तों फीस जो सुनिश्चित की गई है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 70,000 सुनिश्चित की गई थी, लेकिन MK लाइव कोड इस्तेमाल करने के बाद ये फीस हो जाएगी मात्र 29,999 रुपये। तो जल्दी से दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 22 जुलाई से 6 बजे आप लोगों की क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें हो सकता है कि एडमिशन भी ना हो, क्योंकि बैच फुल हो जाएगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? समय ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इस चीज में हम लोग आगे बात बढ़ते हैं। क्षेत्रीय राज्यों की कला, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मध्यकाल में मुगल काल की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? उसी के समानांतर भारत में कुछ क्षेत्रीय राज्यों का भी विकास हुआ था, जिनमें आपके बंगाल, जौनपुर, मालवा, दक्कन का बहमनी साम्राज्य और गुजरात जैसे जो साम्राज्य हैं, जो गुजरात जैसे राज्य हैं, उनका विकास हुआ था। और ये सब के सब ध्यान रखना, मूलतः ये मुस्लिम शासकों के द्वारा डेवलप किए गए थे, उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। इसीलिए उनका संबंध दिल्ली और बाद में मुगल शासकों से रहा। और यही बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को तो ये समेटे हुए है ही, साथ के साथ उनसे बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने स्थानीय तत्वों के दृष्टिकोण से उसको अलग भी किया है। यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय तत्व हैं वो इसके विशेषताओं को अलग करते हैं और साथ के साथ दिल्ली सल्तनत या इंडो इस्लामिक की जो स्थापत्य कला थी उसको बनाए रखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात आती है कि आखिर इन क्षेत्रीय राज्यों का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, या कह लीजिए कि यहाँ पर कला संस्कृति का विकास क्यों हुआ। देखिए, क्षेत्रीय राज्यों में कला के विकास के कारण थे। पहली बात, क्षेत्रीय राज्य ने मुख्य शक्तियों से अलग अपनी पहचान बनाई और एक अलग कला संस्कृति का विकास किया। यह तो सच है कि हर व्यक्ति किसी भी बड़े राज्य या बड़े शासक की गुलामी नहीं कर सकता। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हम अपना
अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपना राज्य चला सकते हैं, हो सकता है कि हम और बड़ा कर लें। यह बहुत बड़ा कारण था। इसीलिए जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, ध्यान रखना, जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तब सोचिए नए राज्यों का विकास हुआ, नए राज्यों का विकास हुआ। और यह हमेशा होता है, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय जो शक्तियां होती हैं वो शक्तिशाली हो जाती हैं, जो उसको अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहती हैं या स्वतंत्र रहना चाहती हैं। ठीक है ना। इसीलिए जब क्षेत्रीय शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि इन राज्यों का जब विकास हुआ तो दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी और मुगल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो इसी बीच में इन राज्यों का विकास प्रॉपर तरीके से हुआ। ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर, बहमनी जैसे साम्राज्य जो हैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, एक नए राज्य बनाए गए। सोचिएगा, बंगाल पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो भी अलग हो गया। तुगलक वंश के समय में ही सोचिए जौनपुर का विकास हुआ, जौनपुर डेवलप हुआ, अलग से सरकी साम्राज्य की राजधानी बना, ठीक है ना, क्षेत्र बना। तो इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग राज्य विकसित हुए। और उसका एकमात्र कारण, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तब ये क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होकर करती हैं। और यही कारण था कि जब ये कमजोर हुए तो वहां के जो कलाकार हैं, क्योंकि उनको कलाकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया, यही वजह थी कि यह केंद्रीय शक्ति से निकल करके ये क्षेत्रीय राज्यों में पलायन कर गए, जहां पर छोटे छोटे शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया, इनकी कला को समझा और कला को उन्होंने लागू किया, विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा कलाकारों का संरक्षण किया गया। और कलाकारों को अपने लिए रोजगार चाहिए चाहिए। और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो भी क्या चाहती हैं, केंद्रीय शक्ति की तरह अपने महल बनाना, अपने शौक मौज करना, अपनी कला का विकास करना, वो भी चाहती हैं उन्हीं की तुलना में। यही बहुत बड़ी कारण था। इसी समय इन कलाकारों को अपनी क्षमता और शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिला। ठीक है ना, इनको अपनी क्षमता और शक्ति के प्रदर्शन करने का मौका मिला, इन राज्यों को भी और कलाकारों को भी। और इसी समय सोचिए, इन क्षेत्रीय कलाकारों के साथ साथ राज्यों ने उस समय की जो सामंती व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? सामंती व्यवस्था होती है आपके जो केंद्रीय राजा होता है, उसने जो अलग अलग राज्यों के लिए जो अधिकारी नियुक्त कर रखे थे उनको स्वायत्तता देना। ठीक है ना, वो अपने आप को उसी तरह से विकसित करते हैं स्वायत्त शासक के तौर पर। तो वो क्या थे? एक प्रकार के सामंत थे। अब चूंकि ये क्षेत्रीय राजा हैं तो इन्होंने उसी प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ाया। और सामंती व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति का विकास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये अपनी तुलना किनसे करते हैं? केंद्रीय राजा से। उनके मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनको दिखावा करने की कोशिश करते हैं, उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कम नहीं है, हम भी करेंगे उन्हीं की तरह। यानी कि केंद्रीय शक्ति के पद चिन्हों पर चलते हैं। इसलिए सामंती व्यवस्था को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो यह मुख्य कारण था कि क्षेत्रीय राज्यों में कला संस्कृति का विकास हुआ। अब इनमें चाहे स्थापत्य कला के कलाकार हो, ध्यान रखिए, चित्रकला के कलाकार हो, ठीक है ना, या नृत्य संगीत के कलाकार हो, यानी विविध प्रकार की जो कलाएं होती हैं वो सारी कोई भी हो सकती है, उन सबको इन्होंने संरक्षण दिया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने रहने करने के लिए उस तरह के महल चाहिए, अपने तरह के मकबरे बनाने हैं, सारी चीजें करनी है दोस्तों। ओके, अब आते हैं इसमें सबसे पहले क्षेत्रीय स्थापत्य कला में सबसे पहले चर्चा करते हैं बंगाल की। बंगाल शुरू से देखेंगे तो जब से आपका सेन वंश था, लक्ष्मण सेन और ये सब लोग थे, ठीक है ना, दामोदर सेन, लक्ष्मण सेन, जिस समय बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा किया था, लाहौर दिल्ली पर कब्जा किया था, उसी समय बख्तियार खिलजी उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बंगाल पहुंच गया और वहां पर उसने कब्जा कर लिया। और वहां से इस्लामिक परंपरा की शुरुआत हुई बंगाल पर भी।
ये अलग बात है कि बंगाल हमेशा से स्वतंत्र रहने की कोशिश करता रहा, वहां पर हमेशा विद्रोह हुए, उसको केवल मुगल ही कंट्रोल करके रख पाए, बाकी कोई अन्य नहीं। जनरली वो स्वतंत्र ही रहा है दिल्ली सल्तनत के समय में। इसीलिए यहां पर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में स्थानीय तत्वों की का जो समावेशन है वो ज्यादा है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से टच में कम रहा। ऐसा नहीं कि रहा नहीं है, टच में कम रहा, क्योंकि ये स्वतंत्र रही शुरू से। दूसरा, यहां पर पत्थरों का प्रयोग कम और ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है, ये विशेषता याद रखिएगा। यहीं पर अगर मैं दे दूं कि बंगाल की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से 4 मैं स्टेटमेंट दे दूंगा और पूछ लूंगा कितने कथन सही हैं। तो इसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन से कथन सही हैं या कितने कथन सही हैं, या बंगाल की कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 में से कोई एक आपको चयन करना है, इसीलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको लिख करके दिया है, ठीक है ना। तो ईंटों का प्रयोग अधिक और पत्थर कम, लेकिन पत्थर का प्रयोग हुआ है किसके लिए? स्तंभों के लिए हुआ है, ध्यान रखिए, यानी कि पिलर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया है, ईंटों का ज्यादा हुआ है केवल पिलर के लिए, ध्यान रखना। और स्तंभों पर नोकदार मेहराब बनाए गए हैं, यानी कि मेहराब कैसे होते हैं जनरली इस तरह के यूं, लेकिन यहां पर कैसे बनाए गए हैं? यूं इस तरीके से नोकदार, बिल्कुल नुकीले, ध्यान रखना, ये नुकीले मेहराब बनाए गए हैं। ढलवा कार्निस, यानी कि जो दीवार और छत होती है वो हल्की सी ढलवा होती है, यूं हल्की सी घुमावदार, उसको इसमें इस्तेमाल किया गया। इनके सजावट के लिए कमल के फूलों का भी उपयोग किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कमल के फूल पूरी तरह बनाए नहीं गए, कमल की जो पत्तियां होती हैं नीचे की, ध्यान रखिएगा, ये तो है ही है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, जो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से, यूं इस तरीके से, तो ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए और ऊपर के हिस्से पे चाहे गुंबद बनाया जाए चाहे कुछ बनाया जाए, तो निचला जो हिस्सा है वो कमल के फूल के स्ट्रक्चर को लिया गया है। उल्टा कमल कहते हैं अवांगमुखी कमल, उनका प्रयोग किया गया, और साथ के साथ चमकदार टाइलों का भी, ध्यान रखना, यह इस काल की विशेषता है। इनमें देखेंगे तो आपके बंगाल में जफर गाजी का मकबरा है, दाखिली दरवाजा है वो ये रहा आपका दखली दरवाजा, ये देखिए पूरा ईंटों का बना हुआ है, ये रहा आपका कंप्लीटली। और ये देखेंगे तो ढलवा आपके हल्का सा यूं कर्व लिए हुए, ये देखेंगे तो ये रहा बाहर की तरफ ढलवा दीवार है, सीधी सपाट नहीं है, हल्की सी टेढ़ी सी है। यहां देखेंगे तो टेढ़ी सी दीवार है हल्की सी, ये देखिएगा। तो ये है आपका दाखिली दरवाजा। इसके अलावा देखेंगे तो आपकी अदीना मस्जिद है, छोटी और बड़ी सोना मस्जिद है, लोटन मस्जिद है, ये यहां के प्रमुख स्ट्रक्चर हैं बंगाल के। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बंगाल के ये स्ट्रक्चर हैं, ठीक। इसी में मैंने आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश की थी, वो देखिएगा, ये रही आपके अदीना मस्जिद, सॉरी क्लियर है। अब आ जाइए जौनपुर, ये रहा जौनपुर। जौनपुर यहां पर सोचिए तुगलक वंश में इसका निर्माण हुआ, तुगलक वंश में इसको स्थापित किया गया, इस वंश की स्थापना हुई जौनपुर की। और आपको पता है कि जौनपुर शहर बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था। वहां पर जाकर के बाद में सरकी साम्राज्य ने अपना राज्य स्थापित किया और वंश, अपने सरकी वंश की स्थापना की, ठीक है ना। इसीलिए जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर समझ लीजिएगा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया, शिक्षा का केंद्र उस समय का। सोचिएगा, सोचिए यहीं पर आपका फिरोज, जो आपका नाम था, क्या नाम था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने आपके जौनपुर में ही आपकी शिक्षा दीक्षा की ली थी। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत के समय में देखें तो जौनपुर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरा था। और यहां पर सोचिए, इसीलिए उसको सिराजे हिंद कहते हैं। सिराज यानी कि ईरान में एक जगह है, वहां पर भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, इसीलिए
इसको भी उसी तरह से कहते हैं, हिंद का सिराज यही है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो विशाल मेहराब वाले द्वारों का प्रयोग किया गया। ये देखिए, द्वार तो है जरा जरा से, ये देखिए, लेकिन मेहराब कितना बड़ा है, पूरी बिल्डिंग को ढके हुए। ये देख लीजिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये बुलंद दरवाजे से छोटा नहीं है, बुलंद दरवाजे से भी बड़ा दिखाई देता है। तो सोचिए कितना विशाल उसने मेहराब का उपयोग किया है इसके लिए, ठीक है ना। द्वार के किनारे पर नक्काशी का प्रयोग बिल्कुल आप देख सकते हैं। द्वार के किनारे पर, यहां पर देखिए, यहां पर भी देखेंगे, और ये रही छोटी 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 स्टाइल्स, ये बनी हुई है नक्काशी, ठीक है ना। प्रवेश द्वार के पास विशाल स्तंभों वाली जालियां, ये रही, विशाल स्तंभ है और उनमें आपकी ये जालियां हैं, ये रही, ये जालियां बनाई गई हैं। ये इसकी आपके जौनपुर की अपनी विशेषता है, ध्यान रखना। जालियों का प्रयोग भी है, ठीक है ना। विशाल स्तंभ है, सारी चीजें हैं, और विशाल आपका मेहराब है, उसके अंदर नीचे गेट है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो आपकी अटाला मस्जिद, झंझीरी मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, यह है आपका लाल दरवाजा, ओके, लाल दरवाजा। चलिए, और जो आप लोगों के लिए विशेष सूचना, जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको जरूरत है जानने की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका P2I बैच, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, मैं बार बार आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं, ये बैच आपका इवनिंग बैच 22 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे, 6 से लेकर के 9 बजे तक, 3 घंटे का पर डे का बैच है, ऑनलाइन है, घर बैठ करके आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और ये बैच आपकी तीनों लैंग्वेज में चल रहा है, चलेगा, मतलब हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में। फीस कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 29,999 रुपए, यदि आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। MK लाइव कोड, ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इस बैच की खास बात है ये, इसमें देखिए लेक्चर के नोट्स आपको मिल रहे हैं, मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि लोग गाइड करने के लिए आपके पास फैकल्टीज रहेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, बुक्स मिलेंगी, और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम भी होगा। यानी कि समझेंगे तो इसमें 4 स्टेज की रणनीति बनाई गई है आपके सिलेक्शन के लिए, यानी कि फीस के मुकाबले में आपके लिए जो उपलब्ध करा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सोचिए, अभी जनवरी से पहले तक हम पूरा प्री कम मेंस का फाउंडेशन तैयार करेंगे, जो प्री और कम मेंस के टॉपिक है। जनवरी के से लेकर के आपके प्रारंभिक परीक्षा तक पूरा फोकस करेंगे हम किस पर, आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर, टेस्ट सीरीज पर, जीएस के रिवीजन पर, ठीक है ना, सीसेट पर, करंट अफेयर्स पर, चारों चीजों पर विशेष फोकस। तीसरी स्टेज में जाएंगे जून से लेकर सितंबर तक मुख्य परीक्षा के समय में। उसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग को दिल्ली अपने सेंटर पर बुलाया जाएगा और आपसे केवल एक काम कराया जाएगा, वो ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारी चीजें जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि हम यहीं पर आपको पढ़ाएंगे 4 महीने। उसके लिए रहने खाने का इंतजाम स्टडी IQ के अपने परिसर में होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बेहतरीन रहने की व्यवस्था है, सारी चीजें, खाने पीने की व्यवस्था। इस समय बैच चल रहे हैं, ठीक है ना, जो इस साल जो मेंस देने वाले हैं उनका बैच चल रहा है, ध्यान रखिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। और इसमें टारगेट है कि जीएस में आपके 50% से ज्यादा नंबर आपके आए। हमारा टारगेट यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ला करके आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जाए, बिल्कुल एश्योर किया जाए, ध्यान रखना। तो ये हमारा कंसेप्ट है। और उसके बाद चौथी स्टेज में हमारा इंटरव्यू का सेशन है, जो हम अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो सोचिए, जिसको 2024 देना है उसके लिए तो रामबाण है ही है, और जिसको 2025 देना है उसका 1 साल पहले पूरी तैयारी हो जाएगी, अगले साल का एक्सेस मिलेगा, फिर डबल रिवीजन होगा। सोचिएगा, सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, ये गारंटी है, ध्यान रखिएगा। अब क्षेत्रीय राज्यों में अगली जो चर्चा है वो है आपके मालवा राज्य की। मालवा आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर का हिस्सा, मालवा क्षेत्र।
पहले ये राजा भोज परमार का एक अधीन क्षेत्र होता था, मालवा के राजा भोज परमार, और जिन्होंने वहां पर हिंदू संस्कृति का इतना विकास किया कि वहां पर शिक्षा से लेकर के आपके अन्य क्षेत्र जितने भी हैं, कला संस्कृति के, शिक्षा के, सारी चीजों को विकसित किया। और जिस दिन राजा भोज परमार की मृत्यु हुई थी उस दिन कहा गया था कि सरस्वती अब इनसे रूठ गई हैं। निरालंबा सरस्वती का कंसेप्ट दिया गया, उनको टैग दिया गया कि अब ये सरस्वती यहां से चली गई। तो सोचिए, बहुत बड़ा केंद्र था हिंदू संस्कृति का, महान केंद्र उन्होंने बनाया था। यहीं पर बाद में जाकर के सोचिए, मुगल से जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके यहां पर एक विशेष प्रकार का दिल्ली से प्रभावित स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, क्योंकि यही लोग जाकर के वहां पर कब्जा किए हैं मालवा क्षेत्र पर। और दिल्ली से ही कारीगरों को बुलाया गया और स्थानीय तत्वों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि इस पर किसका प्रभाव है? मालवा पर। मालवा के स्थापत्य पर प्रभाव है दिल्ली का, दिल्ली की इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का। इसमें देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो विशेषता है। ढालदार धनुष के आकार की दीवारें, ढालदार यानी कि इस तरह की यूं दीवारें हैं, इस तरह से यूं ढालदार दीवारें। नुकीले मेहराब, जैसे वहां पर नुकीले मेहराब थे उसी तरीके के आपके यहां पर भी मेहराब हैं, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो मेहराब वगैरह जो बने हुए नुकीले हैं, ये इस तरीके से, ये देखिएगा यूं, कहीं कहीं पर यूं नुकीले हैं, इस तरीके से भी ये देखेंगे तो आपको इनमें दिखाई देंगे ये, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये दीवारें देख रहे हैं, ढलवा दीवार है, ढालदार दीवार है, इस तरीके से बनी हुई है, ठीक। गुंबद पिरामिड के आकार की छतें हैं, ठीक है ना। गुंबद है या पिरामिड के आकार की जैसी छतें हैं। यहां देखिए, यहां छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, ये रहे, ठीक। अलंकृत सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां पर डेकोरेशन किया गया है। यहां पर ये अलग अलग रंग की दीवारें और मीनारों का यहां पर अभाव है, यानी कि इन बिल्डिंगों में मीनारें नहीं थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनमें मीनारें ना के बराबर है। और ये है आपका मांडू का किला, जहाज महल है, इसके एग्जाम्पल है। हिंडोला महल बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल है, जिसकी जो छत है वो बांसुरी के आकार की थी। और ये जो चित्र है ये है आपका जहाज महल मांडू का, जहाज महल मांडू, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके आगे ये केवल ऊपर का पोर्शन है, अगर इसके नीचे देखेंगे तो पूरे में पानी भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जहाज चल रहा हो, हम जहाज के डेक पे जा रहे हैं और ऊपर जाकर के हम रहेंगे। ये अलग अलग डेक बने हुए हैं, ये रहे और इसके ऊपर है, तो जहाज की तरह बनाया गया है ये, इसलिए नाम रखा गया जहाज महल मांडू। मांडू का किला भी है यहां पर, हिंडोला महल भी है, बाज बहादुर रानी रूपमती का महल भी है। इन एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिएगा दोस्तों। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अगला राज्य है गुजरात। यस, गुजरात में आप अच्छे से जानते हैं कि गुजरात शुरू से अरब व्यापारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है शुरू से ही, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय में गुजरात स्वतंत्र रहा। बाद में जाकर के थोड़ा सा जहांगीर अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अगर उससे पहले बात किया जाए हुमायूं के समय में, तो गुजरात एक स्वतंत्र राज्य था। बाद में अकबर ने इसको जीता, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर जो कला विकसित हुई वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, यानी कि भारत और इस्लामिक की परंपराओं का मिश्रण है। और ये क्या होती है ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दिया था। ओके, प्रारंभ में यहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर भवन का निर्माण किया गया और बाद में जाकर के इस्लामिक शैली का विकास हुआ। यानी कि स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने, हिंदू मंदिर तोड़े, उसी ढांचे को उठाया और बिल्डिंग बना दी। यस, जैसे तुर्की मुसलमानों ने या हिंदुस्तान में आने के बाद किया था, जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाई थी, ठीक है ना, आपकी कुतुब मीनार बनाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, ये सब क्या थी, ये सब थी यहाँ के मंदिरों को तोड़कर बनाई हुई संरचनाएं। उसी तरीके से यहां पर भी यही काम किया गया, सेम, ठीक है ना। भवनों पर लकड़ी की जैसी नक्काशी की गई है, यानी बिल्डिंग जो बनाई गई उन पर जो नक्काशी या अलंकरण है, ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पर हम डिजाइन कर रहे हैं, यानी बहुत ही सुंदर, ठीक है ना। पत्थर की जालियों का विशेष तौर पर उपयोग किया गया है। अगर पुराने समय में देखेंगे तो क्या होते थे
कि हम पत्थर को हम लेते थे, पत्थर के अंदर छेद करके उसकी जालियां बनाते थे हवा के रोशनदान के लिए। तो उस तरह की जालियों का उपयोग किया गया है। ढलवा कार्निस यानी कि जो दीवारें हैं वो भी हल्की सी कैसी हैं, ढलवा है। और इनका एग्जाम्पल है 3 दरवाजा अहमदाबाद, रानी सीपरी की मस्जिद और जामा मस्जिद चंपानेर। और ये जो है ये है आपका 3 दरवाजा अहमदाबाद का, ये रहे, यानी 1 2 3 तीनों दरवाजे, ठीक है ना। और यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो ये मेहराब जो बनाए गए हैं यहां पर, ये अंदर इतनी बेहतरीन सुंदर नक्काशी की गई है। जो मैंने यहां पर लिखा है, भवनों पर लकड़ी जैसी नक्काशी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अलग से लकड़ी चिपकाई गई हो, उन पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर ये है जालियां बनाई गई थी, कैसी हैं, उसी के लिए जालियां हैं। ये देखेंगे तो यहां पर ये सब आपकी जालियां बनाई गई हैं, पत्थर की जालियां, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम जो बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका दक्कन का क्षेत्र। दक्कन यानी कि वो क्षेत्र जो विजयनगर से ऊपर का है और दिल्ली सल्तनत यानी मध्य प्रदेश से नीचे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। तुगलक काल के समय में, ध्यान रखना दोस्तों, तुगलकों के समय, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में 2 राज्य विकसित हुए थे। एक हुआ था विजयनगर, जो हिंदू शासक हरिहर और बुक्का ने हिंदू साम्राज्य के रूप में विकसित किया था, जिसकी राजधानी हम्पी के में अवशेष आज भी मिलते हैं विजयनगर के। दूसरा राज्य था इसी के जस्ट ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर के हिस्से में, और वो था आपका बहमनी साम्राज्य, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने विकसित किया था, जो आगे जाकर के 5 अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया, 5 अलग अलग राज्यों में विकसित हो गया। और बहमनी साम्राज्य पर मैं ऑलरेडी लेक्चर आप लोगों को ले चुका हूं, बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा आप में से, वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में, इतिहास की प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे आपको 34 लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें विजयनगर बहमनी का भी पूरी के पूरे 3 से 4 लेक्चर हैं टोटल मिला करके, उनको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम यहां बात कर रहे हैं क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला को लेकर के, जिसमें दक्कन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहमनी साम्राज्य ने, चूंकि मुस्लिम है और दिल्ली से ही निकल करके आए थे और यहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना, इसलिए इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, जो दिल्ली की कला से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहां पर स्थानीय तत्व भी प्रभावी हैं। इसमें स्थानीय कला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे गुलबर्गा, इनका एक राज्य गुलबर्गा है, एक बीदर है, एक बीजापुर है, ठीक है ना, गोलकुंडा है और बरार है, अलग अलग राज्य हैं। जो 5 साम्राज्य, इसके बेसिकली 5 राज्य थे, जो बाद में जाकर के 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। इसने, बहमनी साम्राज्य ने अपने इस पूरे साम्राज्य को 5 खंडों में विभाजित कर रखा था। बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, अहमदनगर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, गुलबर्गा गोलकुंडा की राजधानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो गुलबर्गा में तुगलकों की विशेषताएं ही रही, यानी इनिशियल जो स्टेज है गुलबर्गा की, ध्यान रखना, उसमें क्या रखा गया, जो तुगलक काल की विशेषता थी वही सेम विशेषता यहां पर रखी गई। और यह है आपका गुलबर्गा का किला, जिसे कि हम कहते हैं कालबुर्गी का किला, कालबुर्गी का किला भी कहते हैं, ये रहा। और जैसे तुगलक काल की कला कैसी थी, सस्ते घटिया पत्थर, ऊंचाई पर जाके बनाना, ढलवा दीवारें, जिन्हें सलामी दीवारें कहते हैं, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं थे। ये मजबूती पर ध्यान देते हैं बजाय सौंदर्य के, यानी अलंकरण ना के बराबर। आप देख सकते हैं, ये रहा हल्की सी आपकी उसी तरह की ढलवा दीवारें हैं, ये रही सलामी दीवारें, ये टेढ़ा टेढ़ा सा, ये देखिए, ये टेढ़ा टेढ़ा सा इस तरीके से, और पत्थरों का प्रयोग करके उन्होंने भवन का निर्माण करवाया। भवन क्या, किले हैं। ये गुलबर्गा की अपनी इनिशियल स्टेज की कहानी है। उसके बाद आता है बीदर। बीदर में एक नए प्रकार के स्थापत्य कला का बढ़ावा मिला, और इस पर विशेष तौर पर ईरानी कला का प्रभाव है। इनमें दीवारों की पूरी एक श्रृंखला है, चमकीली टाइल और चित्रकला का प्रयोग किया गया है इनको सुंदर बनाने के लिए, छोटे छोटे गुंबदों का प्रयोग किया गया है। इस काल में मदरसों का विकास ज्यादा हुआ, जिसे हम कहते हैं महमूद गवाह का मदरसा। बीजापुर में देखेंगे तो इस पर, बीजापुर पर जो है मुगलों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, जैसे बल्ब के गुंबद,
बल्ब के आकार के गुंबद हैं, कमल के फूल का प्रयोग किया गया है, छतरियों का प्रयोग किया गया है, बेल बूटों का प्रयोग किया गया है, जिनके एग्जाम्पल हैं गोल गुंबद, इब्राहिम का रोजा, गगन महल। ये रहे। अब इसमें कहेंगे कि बल्ब गुंबद क्या होता है, ठीक है ना, उसको मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये है आपका गोल गुंबद, बिल्कुल। ये देखिए छतरियां बनाई गई हैं, सारी चीजें की गई हैं, ठीक। गोल गुंबद है, ये रहा। अब गोल गुंबद को देखेंगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर गोल गोल का ये बना और उसके ऊपर अलग से गुंबद है, यानी गुंबद के नीचे थोड़ा सा अलग से है। और यही सेम स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल बेस ऑफ ओनियन डोम, इसी को कहते हैं प्याज के आकार का। कैसा? प्याज के आकार का, बल्ब गुंबद कहते हैं इसी को, बल्ब डोम। ध्यान रखिएगा, यानी कि गुंबद से नीचे थोड़ा सा बेस बनाते हैं पट्टी के आकार की, जो कि प्याज की जैसी होती है। तो यानी कि इतना हिस्सा कैसा है, बिल्कुल प्याज की जैसा। ये रहा ऊपर, जैसे प्याज होती है, सेम उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। और नीचे स्ट्रक्चर इस तरह का है, ये रहा, सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर ये रहा। ताजमहल में भी बल्ब गुंबद का प्रयोग किया गया है और गोल गुंबद में भी, दोनों में एक ही प्रकार के, एक ही जैसे गुंबद की जो स्टाइल है, शैली है, उसमें उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको मैंने बताई हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, बल्ब गुंबद। कमल के फूल का प्रयोग, छतरियों का प्रयोग देखेंगे तो ये देखिए छतरियां बनी हुई हैं, ये रही, अलग से छतरियां बनाई गई हैं, ठीक है। इनमें कमल के फूल का प्रयोग, इसके नीचे ही कमल के फूल का प्रयोग किया गया डिजाइन बनाने के लिए, इस तरह से यहां पर, ठीक है ना। ये सारी चीजें, और बेल बूटे, यानी कि इसको अलंकृत करने के लिए इसके किनारों पर बेल बूटों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं गोल गुंबद, इब्राहिम रोजा, गगन महल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद देखेंगे गुलबर्गा में आपका ये है ही है, ईरानी और स्थानीय कला को ज्यादा महत्व दिया गया, गुंबद का प्रयोग कम हुआ है, ठीक है ना। छतरी नुमा गुंबद का प्रयोग है और यहां नुकीले मेहराब हैं, गुंबद का प्रयोग ना के बराबर गुलबर्गा में भी। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये गुलबर्गा नहीं है, इसको काट दीजिए, ये है बीजापुर। ये थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, नहीं, ये है गोलकुंडा, सॉरी, गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा, ये गोलकुंडा है यहां पर। और यहां गोलकुंडा में ईरानी और स्थानीय कला को ज्यादा महत्व दिया गया और गुंबद का प्रयोग ना के बराबर है। गुलबर्गा नहीं बल्कि गोलकुंडा है। ओके एवरीवन, एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी आउट हो गया, और मैं चाहता हूं कि आप सही चीज पढ़ें बजाय गलत के, ठीक है ना। चाहता तो उसी तरह से हम कर देते, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको सही चीज पढ़ाना। ओके, तो इसमें देखेंगे तो क्या है, गुंबद का प्रयोग बहुत कम है। और यह है आपके चार मीनार, और चार मीनार पर सोचिएगा कहीं कोई गुंबद नहीं है, और ये थोड़ा सा गुंबद का प्रयोग किया गया है, तो वो भी कहां पर है, सोचिएगा, थोड़ा बहुत है, छतरी नुमा गुंबद। ये देखिए छतरी बने हुए हैं और छतरी के ऊपर ये गुंबद है, ये छतरी यहां है और छतरी के ऊपर गुंबद, छतरी नुमा गुंबद, थोड़े से गुंबद का प्रयोग किया गया। नुकीले मेहराब वाले प्रवेश द्वार हैं, ये देखिए बिल्कुल प्रवेश द्वार है, बिल्कुल नुकीला, यहां से यूं, तो ये बिल्कुल नोक वाले हैं, नोक वाले मेहराब है। ओके, तो ये है आपकी इसकी विशेषता, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका क्या है, गोलकुंडा, ध्यान रखना, गोलकुंडा, ठीक है ना। तो ये है आपके मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला, और अंतर समझ गए कि किस तरीके से इन्होंने कुछ समानताएं दिल्ली सल्तनत से ली हैं और कुछ समानताएं मुगल से, और कुछ चीजें जो हैं उन दोनों की हटा करके अपनी नई विशेषताएं यहां पर स्थापित की। तो इस क्लास में हमने वही डिस्कस किया जो जरूरी था
कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से क्षेत्रीय राज्य अपनी कला के दृष्टिकोण से अलग थे और उन्होंने अपनी कला क्यों और कैसे विकसित की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसी तरह की चीज़ें आपको डिटेल में हम लोग अपने पेड बैच में पढ़ाते ही हैं। जो लोग पेड क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाए। ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगे और कल यानी कि अगली क्लास के लिए आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ध्यान रखना। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ध्यान रखना, MK लाइव कोड है जिसका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है मनोज कुमार 2.0 और ये मेल ID है manoj.kumar1@studyiq.com। ओके एवरीबॉडी, ये आपका टेलीग्राम का वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोग प्लीज अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो किसी एक गुरु के सानिध्य में, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, एक विशेष दिशा निर्देशन के साथ चलिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। अन्यथा भटकते हुए आप लोगों का समय निकल जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस दिशाहीन मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। एक दिशा दीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। उसके बाद जिंदगी में जितने आपको एंजॉय करने हैं सारे रास्ते खुले होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। अभी जो जिंदगी चल रही है ना, वो हल्की फुल्की अच्छी है, ठीक है, लेकिन और अच्छी हो सकती है। बस 2 साल की मेहनत है और उसके बाद जिंदगी आपकी है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।